हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 27 दिसंबर का हमारा स्टॉक इन न्यूज़ है आरबीएल बैंक। हालांकि बैंक में हुई लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद बैंक में और भी कुछ डेवलपमेंट हुई है। जैसे कि बैंक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद शाम में कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जो एस इन्वेस्टर हैं राकेश झुनझुनवाला जी और डी मार्ट के जो ओनर हैं आर के दमानी जी, उन्होंने आरबीआई को अप्रोच किया है कि वो आरबीएल बैंक में 10% स्टेक खरीदना चाहते हैं। तो हम आज के वीडियो में ये दोनों टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि अगर आप बैंक के डिपॉजिटर हैं या शेयर होल्डर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम समराइज करें कि भाई आरबीएल बैंक में अभी तक हुआ क्या है। हालांकि जैसा मैंने बोला, कल मैंने इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आप उसे देख सकते हैं, उससे आपको पूरा समझ आ जाएगा कि अभी तक क्या क्या हुआ है। बट अगर हम क्विकली समराइज करें तो 25 दिसंबर को बैंक में दो बड़ी डेवलपमेंट हुई। पहली डेवलपमेंट ये थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया आरबीएल बैंक के बोर्ड पे। और उसके बाद लेटर इन द डे जो आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ थे वो छुट्टी पे चले गए। और आज की जो स्टॉक मार्केट है, उसके बाद पहला दिन है जब ये खुल रही है इस डेवलपमेंट के बाद, तो आज इन दो न्यूज पे रिएक्ट करेगी। और इससे पहले अगर बात की जाए तो जब एडिशनल डायरेक्टर क्या किसी और बैंक के बोर्ड पे नियुक्त किए गए हैं आरबीआई के द्वारा, तो जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक जो कि पहले लक्ष्मी विलास बैंक होता था, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केसेस में भी आरबीआई ने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं पास्ट में। तो आरबीआई के पास ये राइट आते हैं सेक्शन 36 ए बी के अंतर्गत, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में उनको ये राइट देता है कि वो एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो उसके चलते आरबीआई ने मिस्टर योगेश दयाल, जो कि आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर हैं, उनको आरबीएल बैंक के बोर्ड पे 2 साल के लिए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है। और ये सेक्शन 36 बी में पावर क्यों मिलती है? पावर इसलिए मिलती है कि अगर आरबीआई बैंक को लगता है कि कोई बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में या पब्लिक या डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में ऐसा लगता है कि बैंक पे ज्यादा स्क्रूटनी करनी चाहिए, तो वो एक या एक से ज्यादा लोगों को बैंक के बोर्ड पे एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त कर सकते हैं। तो जब 25 दिसंबर को ये दो डेवलपमेंट हुई आरबीएल बैंक में, तो उसके बाद देखा गया कि जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं या डिपॉजिटर्स हैं, उनमें थोड़ा सा पैनिक दिख रहा था। तो उनको शांत करने के लिए आरबीएल बैंक ने कल शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और उसकी अगर हम समरी देखें कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा उन्होंने रिपोर्टर्स के क्वेश्चन को एड्रेस किया। तो इसमें ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो उन्होंने ये बोला है कि भाई जो भी आरबीआई ने कदम लिए हैं, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, या इसके अलावा जो उनके सीईओ मेडिकल लीव पे गए हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ। उन्होंने कहा है कि जो आरबीआई का डिसीजन है वो बैंक के बोर्ड को मजबूत करने के लिए लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक के फाइनेंशियल्स बहुत ही खराब हैं या बैंक डूबने वाला है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि आरबीआई का पूरा विश्वास है बैंक की मैनेजमेंट में और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन में। और और जब उनसे पूछा गया कि भाई जैसे ही इनके सीईओ जो मिस्टर विश्ववीर आहूजा थे, वो जैसे ही छुट्टी पे गए तो राजीव आहूजा जी को इमीडिएटली नियुक्त कर दिया गया। तो उन्होंने बोला कि इस साल अर्लियर इन द ईयर जब बैंक ने आरबीआई को अप्रोच किया था कि विश्ववीर आहूजा जी का जो टेन्योर है वो 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, तो आरबीआई ने सिर्फ 1 साल की परमिशन दी थी। तब से बैंक उनका सक्सेसर ढूंढ रहा था ताकि टाइमली ट्रांजिशन किया जा सके। तो राजीव आहूजा जी ऑलरेडी आइडेंटिफाइड किए जा चुके थे उनके सक्सेसर के रूप में। और अब अगर हम पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाइलाइट्स के बारे में बात करें, तो जो बैंक के इंटरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं राजीव आहूजा जी, उन्होंने ये पॉइंट्स डिस्कस किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहला, उन्होंने बोला कि उनको इस बारे में कोई न्यूज नहीं है या इस बारे में वो अवेयर नहीं है कि किसी भी बैंक के मेंबर के अगेंस्ट गवर्नेंस रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसा कि स्पेकुलेट किया जा रहा था कि भाई अगर आरबीआई ने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है तो यानी कि बैंक में कुछ गवर्नेंस इशू हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो आरबीआई का व्यू है उसके हिसाब से बैंक काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है फाइनेंशियली। हालांकि आरबीआई चाहता है कि बैंक कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट के मामले में और काम करे।
और उन्होंने जब उनसे पूछा गया विश्ववीर आहूजा जी के एग्जिट के बारे में कि भाई सडनली वो छुट्टियों में क्यों चले गए, तो उन्होंने कहा कि वो उसके ऊपर ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, वो मेडिकल लीव पे गए हैं और उनका ये पर्सनल डिसीजन है। और इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि वो ऑलरेडी जो आरबीएल बैंक के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं, और जो भी लीडरशिप चेंज हुए हैं उससे जो भी इनका ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था आरबीएल बैंक का, उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्ट है, ये कोई इंडिविजुअल का विजन नहीं है कि भाई वो चले गए तो अब सब चेंज हो जाएगा। ये कलेक्टिव प्रोसेस है जो कि चलती रहेगी जैसे कि पहले चल रही थी। और उन्होंने अगर स्पेसिफिकली अपने पोर्टफोलियो के बारे में जब बात की, तो उन्होंने कहा जो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो यानी कि जो स्मॉल एंड मीडियम लोन्स देते हैं, वो बिजनेस लोन्स, उसको वो बड़ी सावधानी से ग्रो करेंगे क्योंकि उस एरिया में थोड़े से रिस्क हैं। इसके अलावा वो क्रेडिट कार्ड और जो सिक्योर्ड लेंडिंग बिजनेस है उसके ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहते हैं। और उन्होंने साथ-साथ में ये भी बताया कि भई जब से 25 तारीख को ये अनाउंसमेंट्स आई थी एडिशनल डायरेक्टर की और सीईओ की छुट्टी पे जाने की, उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा नहीं देखा है कि बहुत ज़्यादा उनके एटीएम से पैसा निकाला जा रहा है बैंक के, या लोगों में पैनिक है। तो उन्होंने ये मेंशन किया कि उन्होंने कोई एलिवेटेड एक्टिविटी नहीं देखी है, और इससे ये इंडिकेट होता है कि कस्टमर को पूरा विश्वास है आरबीएल बैंक पे। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो उनकी अर्निंग्स हैं वो 2023 फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि जो अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा, उसमें उसमें मोमेंटम देखा जाएगा, यानी कि अर्निंग्स इनकी बेटर होंगी। इन सब डेवलपमेंट्स के अलावा कल शाम को सीएनबीसी टीवी 18 में एक रिपोर्ट आई, और उसमें ये बताया गया कि जो भारत के एस इन्वेस्टर हैं राकेश झुनझुनवाला जी, और डी मार्ट के जो फाउंडर हैं राधा किशन दमानी जी, उन्होंने आरबीआई को अप्रोच किया है और उन्हें बोला है कि वो आरबीएल बैंक में 10% का हिस्सा खरीदना चाहते हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि आरबीआई इन दोनों की रिक्वेस्ट को देख रहा है, हालांकि उन्होंने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। और एट द सेम टाइम जब झुनझुनवाला जी और दमानी जी को अप्रोच किया गया, तो उन्होंने कोई इसके ऊपर अभी जवाब नहीं दिया है, यानी कि कोई भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है कि उन्होंने अप्रोच किया है नहीं है। तो ये सिर्फ सीएनबीसी टीवी 18 में रिपोर्ट किया गया है, और जो दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स में पब्लिश किया जा रहा है वहां पे भी वो सीएनबीसी टीवी 18 का मेंशन कर रहे हैं। तो जब तक इस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती, आई थिंक इस पे स्पेकुलेट करना टू अर्ली होगा। और अब अगर एक क्विक नजर आरबीएल के फाइनेंशियल्स पे डाली जाए, तो जो इनके ग्रॉस एनपीए नंबर हैं वो मार्च में 4.34% थे ओवरऑल, जो इन्होंने ग्रॉस लोन्स दे रखे हैं उसका, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़कर के 5.4% हो गए, यानी कि 6 महीने के अंदर ये 1.06% बढ़े हैं। तो ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। 5.4% का ग्रॉस एनपीए काफी ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम दूसरे बैंक से कंपेयर करें, तो जैसे कि बंधन बैंक ने जब अपने ग्रॉस एनपीए नंबर दिखाए थे सितंबर क्वार्टर में, तो वो 10.82% थे, यानी कि इनसे डबल ऑलमोस्ट। और उसके अलावा भी कई सारे बैंक हैं जिनके की एनपीए नंबर आरबीएल बैंक से भी खराब हैं। तो इनके नंबर डेफिनेटली खराब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके नंबर सबसे ज्यादा खराब हैं। और इसके अलावा अगर बैंक के रिटेल लोन पोर्टफोलियो, जो कि 30,784 करोड़ की इनकी लोन बुक है रिटेल लोन की, उसमें अगर इसका ब्रेकअप देखा जाए, तो क्रेडिट कार्ड में इनका एक्सपोजर सबसे ज्यादा है 40.55%। ये अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी कि इसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं ली जा सकती, तो थोड़ा सा ये रिस्की हो सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस लोन्स में 30% के आसपास इनका रिटेल लोन पोर्टफोलियो है। और बिजनेस लोन उन लोगों को दिए जाते हैं आरबीएल बैंक के द्वारा जिसमें कि जो भी लोन ले रहा है, या तो उसके नाम पे कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या ऑफिस है, या इसके अलावा कोई जॉइंटली वो रेजिडेंशियल या ऑफिस को ओन करता है, या किसी ऐसे फैमिली मेंबर के साथ वो रहता है जो कि उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर है और वो एक रेजिडेंस ओन करते हैं। तो इन ए वे ये सिक्योर्ड होते हैं, जिसमें कि इनका 30% एक्सपोजर है। इसके अलावा माइक्रो बैंकिंग 16% है, जो कि छोटे छोटे बिजनेसेस को दिए जाते हैं। और हाउसिंग लोन जो कि नॉर्मली सेफ समझे जाते हैं, वहां पे सिर्फ 5% है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अनसिक्योर्ड लोन में इनका एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा है। इसके अलावा अगर पिछले साल के कंपैरिजन में इनकी ग्रोथ देखें, तो इनके रिटेल लोन एक्चुअली में 4% से कम हुए हैं। 30,784 करोड़ थे सितंबर एंड में। इसके अलावा इनके जो होलसेल लोन्स हैं वो 5% से बढ़े थे और 25,224 करोड़ थे। और अगर बैंक के प्रॉफिट की बात की जाए, तो फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जो जून क्वार्टर था इस साल का, उसमें इनको 459 करोड़ का लॉस हुआ था। लेकिन सितंबर क्वार्टर में इनके बहुत ज्यादा जो प्रोविजंस है वो बढ़ाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको 31 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था।
और अब अगर वीडियो क्लोज करने से पहले मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि अगर आप आरबीएल बैंक के डिपॉजिटर हैं या शेयर होल्डर हैं तो मेरी ओपिनियन में क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। आपको जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस आएंगी आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और बैंक की तरफ से। तो आपको उन डेवलपमेंट पे नजर रखनी चाहिए और अकॉर्डिंगली अपने एक्शन लेने चाहिए। क्योंकि अगर आप डिपॉजिटर हैं तो मुझे लगता है कि अगर आरबीआई को लगता कि बैंक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो अपने डिपॉजिटर का भी पैसा नहीं दे सकते, तो वो शायद आपको इतना भी टाइम नहीं देते कि आप बैंक से पैसा निकाल पाएं। वो डिसीजन इतनी तेजी से लिया जाता, रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती, क्योंकि अगर वो आपको टाइम दे देते हैं और आप पैनिक में आकर के बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, तो एक अच्छा चलता हुआ बैंक भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती कि बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल्स खराब होते, तो शायद आपको ये भी मौका नहीं मिलता कि आप बैंक से पैसे निकाल पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब है। और अगर हम वर्स्ट केस सिनारियो की भी बात करें, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि होगा, और हो सकता है कि इसके आसपास भी कुछ ना हो और बैंक बिल्कुल नॉर्मली चलता रहे। लेकिन अगर हम जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल अगर वर्स्ट केस सिनारियो की भी बात करें, तो इससे पहले यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक में ऐसा हुआ है कि जब बैंक में एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किए गए क्योंकि बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन खराब थी, तो भी वहां पे डिपॉजिटर ने एक सिंगल पेनी लूज नहीं किया है। उनको थोड़े दिन की असुविधा हुई थी जब वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, लेकिन ये बहुत ही कुछ दिन का था और उसके बाद वो अपना पूरा पैसा निकाल पाए थे। तो अगर आप जल्दबाजी में अगर आप कोई अपनी एफडी ब्रेक करते हैं आरबीएल बैंक से और उसके ऊपर पेनल्टी पे करते हैं और दूसरे बैंक में जाते हैं जहां पे आपको लो इंटरेस्ट मिल रहा है, और बाद में पता लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम थी ही नहीं और सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तो शायद आपको वैसे ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा जितना कि आरबीएल बैंक के इवन डूबने से नहीं होगा। तो इसलिए मेरी ओपिनियन में आप कोई भी जल्दबाजी में कदम ना उठाएं, लेकिन हाँ, फ्यूचर में अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो अपने आप को थोड़ा लाइट रखें, डेवलपमेंट पे नजर रखें। तो और धीरे धीरे करके अगर आप अपने एक्सपोजर को कम कर सकते हैं बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि अगेन कोई भी पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है कि डिपॉजिटर ने मनी लूज किया। सिर्फ एक पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक में था जिसमें कि अभी तक डिपॉजिटर को पैसा नहीं मिला है, लेकिन उसके लिए भी आरबीआई ट्राई कर रहा है, हालांकि उसमें बहुत ही ज्यादा असुविधा हो रही है। बट वो बैंक ना तो लिस्टेड था और इस आरबीएल बैंक के कंपैरिजन में बहुत छोटा था। अगर आरबीएल बैंक के साथ कुछ होता है तो इससे बहुत ज्यादा डिपॉजिटर्स का इंडिया में बैंकिंग के ऊपर से विश्वास हटेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे डेफिनेटली दखल अंदाजी करेगी अगर इवन सिचुएशन वर्स्ट केस सिनारियो में खराब भी होती है तो। और दूसरा अगर बात की जाए शेयर होल्डर्स की, तो मुझे लगता है कि उस उनको भी, हालांकि शेयर होल्डर्स को पास्ट में चाहे वो यस बैंक हो या लक्ष्मी विलास बैंक हो तो काफी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आज हो सकता है कि आई डोंट नो कि अब जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी की न्यूज आ रही है और साथ में पिछले काफी टाइम से देखा जाए तो एक बार के लिए आरबीएल का शेयर 700 रुपए से ज्यादा होता था और अब 172 पे है। तो हो सकता है कि नई मैनेजमेंट को जो इन्वेस्टर्स हैं वो पॉजिटिवली लें और शायद इनका शेयर पॉजिटिव भी रिएक्ट कर सकता है। तो आप राइट अपॉर्चुनिटी की वेट करें, अगर शेयर गिरता है तो जल्दबाजी में उसको ना बेचें, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन आएंगे हो सकता है रिकवरी भी हो सकती है। तो उस टाइम पे अगर हाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, आपको लगता है कि अब आपको एग्जिट कर देना चाहिए, तो आप एग्जिट कीजिए और साइड लाइंस पे बैठ करके डेवलपमेंट को देखिए कि बैंक में क्या हो रहा है। और जब एक बार के लिए जब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं, थोड़ी सर्टेनिटी आ जाए, तभी आप इसमें से एग्जिट कीजिए। क्योंकि जल्दबाजी में आप अपने शेयर बेचेंगे, आपको लॉस होगा और हो सकता है कि कल को न्यूज निकल के आए कि ये बैंक के लिए एक पॉजिटिव न्यूज थी, या कल को बैंक बिल्कुल ही नॉर्मल ऑपरेट कर रहा है, तो आप जब दोबारा घुसेंगे तो आपको शायद उसका शेयर ज्यादा महंगा मिले। तो इसलिए बिल्कुल भी कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें और आप अपनी बस डेवलपमेंट पे एक नजर रखें कि बैंक में क्या हो रहा है, ताकि अगर लंबे समय तक ऐसी न्यूज आती है कि अनसर्टेनिटी है, तब आप इससे थोड़ा सा अवॉइड करें, इसमें ज्यादा एक्सपोजर ना रखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।